कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन लाया जाए, उसमें के समय के साथ चेंजेस लाए जाए। पर अगर क्या इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए तो वो शिप ऑफ थीसिस वाली बात नहीं हो जाएगी? और शिप ऑफ थीसिस तो फिर भी ठीक है, क्या वो जर्मनी जैसी बात तो ना हो जाए? क्योंकि वहाँ भी डेमोक्रेसी थी जहाँ से डिक्टेटर हिटलर निकला। आइए आज समझते हैं डे 2 ऑफ लर्न एवरीडे सीरीज में। इसमें अभी हम यूपीएससी के लिए पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं 2026 प्रीलिम्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर देयर ऑफ। फर्स्ट क्लॉज, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की कि वो एडिशन, वेरिएशन या रिपील, कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, या उसमें कुछ वेरिएशन ला के, यानी कुछ चेंज ला के किसी भी प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला सकती है। सिंपल चीज। नाउ आर्टिकल सेकंड, क्लॉज सेकंड, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament। किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ लोकसभा में लाया जाए, जरूरी नहीं सिर्फ राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। And when the bill is passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। तो सबसे जरूरी बात, पहले तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग हाउस में अलग अलग टू थर्ड मेजोरिटी से पास होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो आए हैं उस दिन और जो वोट कर रहे हैं उस दिन, उनके 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स का क्या मतलब है? लोकसभा में आपके 543 हुए, ठीक है, तो उसके हिसाब से बैठे 273, 50% प्लस वन, ये टोटल सीट्स हो गई, ये 50% प्लस वन हो गया, ठीक है। राज्यसभा में आपका 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। 245 टोटल मेंबर्स हो गए, इसका आधा हुआ 50% प्लस वन, 124 के आसपास बैठा। अब ये इतने मेंबर्स चाहिए, ठीक है, टोटल मेंबर्स का, जो उस दिन आए हैं उसका 2/3, और जो टोटल मेंबर्स हैं उनके ये नंबर्स हमको चाहिए। The constitution shall stand amended in accordance to, it shall be presented to the president who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। उसके बाद प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही पड़ेगा, वो अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। अब आगे महत्वपूर्ण चीज, प्रोवाइडेड दैट इन सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक अ चेंज इन आर्टिकल 54, 55 आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आपका चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ये सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 हाई कोर्ट, ठीक है, ये यूनियन स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। एनी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ये सभी के लिए the amendment shall also require to be ratified by the legislatures of a state not less than one half of the states। स्टेट से के लेजिस्लेचर्स का भी वन हाफ आपको चाहिए। अब ये सारी वो चीजें हैं जिससे फेडरल कैरेक्टर अफेक्ट होता है, यानी सिंपल, क्योंकि याद करने के लिए आप सिंपल रखिए, जहां जहां फेडरल कैरेक्टर पे असर पड़ेगा वहां वहां आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी वन हाफ चाहिए, वरना सिंपल टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक। आगे चलते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल, ये अमेंडमेंट करके जोड़ी गई थी। नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article। Article 4 and 5, no amendment of this constitution including provisions of part 3 made or purporting to have been made under this article whether before or after the commencement of section 55 of constitution 42nd amendment 1976 shall be called in question in any court। ये बेसिकली
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स पर जो पार्लियामेंट का जो लिमिट है या जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13 में क्या है कि भाई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए 9 शेड्यूल बना दिया गया था। वैसे ही यहाँ पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया, तो भाई ये आया क्या, 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट के बाद फिर डिसीजन आया तो 44th आया, जिसके बाद मिनर्वा मिल केस आया था। उन केसेस को भी अभी हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और अपील। यानी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी ले लेंगे। और ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी के टाइम हुई, जब डेमोक्रेसी पे जैसा कि कहा जाता है कि खतरा आ गया था, और वो फंडामेंटल राइट्स को भी पूरी तरह से इमरजेंसी के दौरान हटा दिया गया था। बाद में फिर उसके चेंजेस लाए गए ताकि डेमोक्रेसी और एक लिबरल डेमोक्रेसी हमारे देश में बनी रहे। इसको आगे समझते हैं केसेस के थ्रू। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, ये पहला ही जो अमेंडमेंट था उसी के ऊपर ये केस आया था, जिसमें फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ये उससे रिलेटेड था। तो उसमें सिंपल कोर्ट ने कह दिया था कि भैया पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्या अमेंड आर्टिकल 13 में हालांकि कहा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई और दूसरा लॉ नहीं लाएंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हैं। अब उस टाइम जो सरकार में थे उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो भाई सोचा होगा जजेस ने कि भाई वो तो ठीक ही किया कर रहे होंगे, है ना। जोश जोश में तो उन्होंने आइडियल्स में बना दिया कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी। उन्हें लगा था लोग दान देंगे डेवलपमेंट के लिए, लोगों ने कुछ नहीं दिया ऑब्वियसली। नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सपोर्टेड। अब अगला, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, रीअफर्म्ड शंकरी प्रसाद, फर्स्ट जुडिशियल डाउट रेज। हिदायतुल्ला, यहाँ पे हिदायतुल्ला बहुत फेमस जज रहे, जिनको चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। इन्होंने इसमें इस पे क्वेश्चंस उठाए थे उस समय भी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 गिव्स ओनली प्रोसीजर नॉट पावर, शिफ्ट टुवर्ड्स जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है कि हम बताएंगे जी। अब केशवानंद में इन्होंने गोलकनाथ के खिलाफ ही चले गए। खिलाफ क्या है, उसको रूल आउट कर दिया और कहा आप कुछ भी अमेंड करो, अमेंड एनी पार्ट, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, एक सोल रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको आप नहीं बदल सकते। बाकी आप ऊपर से जो बदलना है बदलिए, है ना। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, इंसान तो एक सेम रहेगा, तो वैसे ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सेम रहेगा। और वो बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो यानी अपनी जुडिशियल रिव्यू की ताकत को बनाए रखा, कहा आप अमेंडमेंट करिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट उसको रीडिफाइन करता रहता है। उसके खिलाफ आप मत जाइए, जिसमें उसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बहुत जो है प्रमुखता दी है, उसके खिलाफ नहीं जाइए। बाकी आप जो अमेंडमेंट करना चाहे करें। ये बैलेंस अप्रोच ली। फिर फेमस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ इलेक्शंस के लिए। उसमें भी आया भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, रूल ऑफ लॉ रीअफर्म्ड, लिमिटेड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ अमेंडमेंट्स। इसके बाद फिर 44th अमेंडमेंट लाती है इंदिरा गांधी जी। फिर मिनर्वा मिल केस होता है, तो उसमें लिमिटेड अमेंडिंग पावर, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं आ सकते। 44th में कहा कि हमारी कोई दायरा नहीं है, अभी आपको दिखाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई दायरा है, आप कुछ भी करना चाहे करिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं। हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपीज, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना ही जुडिशरी सुप्रीम है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी अमेरिका की तरह नहीं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ना ही जुडिशरी सुप्रीम है, ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना ही ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है, ठीक है, ना प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ना प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन आवर नेशन।
देन वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, prospective application, laws placed under in ninth schedule after 24 अप्रैल 1973 open to challenge. उससे पहले की नहीं. एसआर बोमई केस, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये दो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 कर्टेल्ड. देन फाइनली आई आर कोएलो, एक 2007 का केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. नाइन्थ स्केड्यूल के लॉज अब फाइनली जो डाल दिए गए थे कि अब इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. ठीक है, नाइन्थ स्केड्यूल बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जुडिशियल रिव्यू से बचा जा सके. तो भाई जुडिशियल रिव्यू को अपहोल्ड किया, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को अपहोल्ड करा. इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक डाउन. अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई सारे होते हैं कि भाई हमें केसेस याद नहीं होते हैं. ठीक है, तो केसेस में आप सबसे पहले शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती तो आपको होना ही चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन वहां से निकली, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, मिनर्वा मिल एंड आई आर कोएलो केस. वैसे तो सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, पर ये चार प्रमुख तौर पर आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये चार कई बार देखा गया मैचिंग में भी आ जाते हैं. ठीक है, तो आपको ये इनको याद रखना ज़रूरी है. अब हम एलिमेंट्स देख लेते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के सुप्रीम कोर्ट ने बनाए. समय समय पर ये बढ़ाते रहे जैसे मैंने बताया. तो फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. सेकुलरिज्म से छेड़छाड़ नहीं होगी. फेडरल जो हमारा कैरेक्टर है उसको नहीं बदला जाएगा, यानी हम हैं तो यूनियन, पर हमारे देश में जो स्टेट्स की पावर है उन पर यूनियन कब्जा नहीं करेगा. ठीक है, उन यूनियन अपनी पावर्स को इतना एक्सटेंड नहीं करता चला जाएगा अमेंडमेंट्स के थ्रू कि स्टेट्स के पास कुछ पावर ही ना बचे. सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नीचे दोबारा से आएगा. पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा. रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, ये अभी ऊपर आया ही था. लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रिव्यू, ये पावर बनी रहेगी. जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही बार बार खत्म करने की अलग 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 अमेंडमेंट्स के थ्रू कोशिश की गई और उसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया. फंडामेंटल राइट्स, ये कोर एसेंस है, आत्मा है ये. ठीक है, कल की अगर आपने वीडियो देखी हो और कल आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो अब मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, एनसीईआरटी में भी दिखाया था. कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अत्याचारी ना हो जाए, इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, वरना तो जो राजा बोल रहा है उस वो हो तो गया लॉ. वही सिस्टम, जो राजा चाहे वो सिस्टम, जो राजा बोल रहा है वो लॉ. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वालिटी, ये हमारे सब प्रेमबल वाले. बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज. डीपीएसपी को लागू करने के चक्कर में आप फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच नहीं कर सकते. जो डीपीएसपी बेसिकली क्या है, कलेक्टिव. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअलिज्म. तो आप कलेक्टिव गोल्स के लिए इंडिविजुअल राइट्स की हत्या नहीं कर सकते. मूलतः ये है मतलब. पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 32, 136, 141 एंड 142. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, रिट्स जारी करने की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ताकत है, इन सबको इंश्योर किया गया कि इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप इनको कम नहीं कर सकते. नाउ मूविंग ऑन, विल डू सब क्वेश्चंस. कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये 2025 का है. फर्स्ट स्टेटमेंट, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th schedule. Second, extent of the executive power of state. Third, conditions of the governor's office for a constitution amendment with respect to which of the above ratification by legislature of not less than one half of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent. ठीक है जी, प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले भाई अगर फेडरल स्ट्रक्चर से नहीं कर रहा होगा तो प्रेसिडेंट पे सीधा चला जाएगा, वरना स्टेट्स के पास पहले जाएगा. 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हमको चाहिए, हमने अभी अभी पढ़ा है. तो अभी हमको देखना होगा कि भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट,
यूनियन लिस्ट में अब और सामान जोड़ेंगे तो कहाँ से लाएंगे, स्टेट लिस्ट से लाएंगे या कंकरेंट लिस्ट से लाएंगे, तो भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये हो गया। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये भी फेडरल पे डालेगा भाई, आप इसमें कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो फेडरल पे वो भी अगेन डालेगा। कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस ये नहीं डालेगा, तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 ओनली। कंडीशन गवर्नर्स ऑफिस की है, ठीक है, गवर्नर के स्टेट्स को रिलेटेड कोई पावर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। वो होता तो हाँ वहाँ डाल सकता था कि आप यूनियन गवर्नर को एक एजेंट की तरह यूज करता है, वो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, वहाँ ये हो सकता था। इसलिए फेडरल वाली चीज दिमाग में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे आपके। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये अगेन 2020 का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अभी हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। आई थिंक ये यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट था और ये सेकंड स्टेटमेंट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, क्या टाइप ऑफ मिस्टेक है उसको देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको आप में से बहुत सारे गलत करके आएंगे, क्योंकि आप कहेंगे हाँ हाँ बेसिक स्ट्रक्चर में ये है, फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी है, सब सही है, हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है। ये भूल गए आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो कहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है, उसने तो शब्द यूज नहीं करा है, वो उसने तो इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू को भी यूज नहीं करा है, बट उसने इम्प्लाई करा है जुडिशियल रिव्यू को, उसने जुडिशियल रिव्यू के सारे प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहीं नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे होता द टर्म जुडिशियल रिव्यू तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए, ध्यान रखिए, 2 ओनली यहाँ पे आंसर होगा। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th schedule of the Constitution of India. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. आगे चलने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, लक्ष्मीकांत से हमने कल किया था चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कईयों के में चैप्टर 3 ये कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नई वाली बुक्स में है, पुरानी वाली में नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये 4 चैप्टर कल हमने करे थे और प्लस चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी। आज हमने किए हैं चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So make sure you read these chapters and properly study these chapters from Lakshmikant and do chapter 1 of NCERT. आगे हम अभी कुछ करंट इश्यूज पे भी बात करेंगे, उनको भी आप अच्छे से नोट करते चलें। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट 1 हुआ, ये स्टेटमेंट 2 हुआ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th schedule of the Constitution of India. Second, the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. इस चीज़ को हम देख ही चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दी गई है जजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो 1 ओनली। अच्छा, अब अमेंडमेंट से कुछ याद आया, हम लोगों ने बात करी थी करंट अफेयर्स के, वो भी हम साथ में लेते चलेंगे। और एक फेमस अमेंडमेंट की कल हमने चर्चा करी ही थी कि भाई सेकुलर और सोशलिस्ट जो जोड़ दिया गया वो सोवियत यूनियन से हमने लेके जोड़ा था। अब मतलब सोवियत यूनियन से बोरोड है। सोवियत यूनियन अब रशिया हो चुका है और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये फर्स्ट नेम थोड़ा याद रखिए, व्लादिमीर। ठीक है, क्योंकि जेलेंस्की भी व्लादिमीर ही है, पता चले कुछ क्वेश्चन आए आप दोनों व्लादिमीर व्लादिमीर कंफ्यूज कर जाए। खैर, मेरे ख्याल से वैसे पूछा नहीं जाएगा, इस तरीके से सरनेम से यूज़ करेंगे। तो पुतिन महाराज अभी आए थे और अपने साथ एक अच्छा खासा डेलीगेशन भी लेके आए थे, उसमें वहाँ का लगभग पूरा कैबिनेट वो उठा के यहाँ ले आए, इवन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सारे जो मतलब वहाँ के नितिन गडकरी
सबको यहाँ पे लेके आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसके चेयरमैन, और आपका वहाँ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इवन जो वहाँ का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट है रशिया टुडे, उसके चेयरमैन भी आए थे। और हाँ, रशिया टुडे की पहली इंडियन एंकर हैं रुंझुन शर्मा। भाई राइटिंग माफ कर देना। रुंझुन शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा। फिर अब क्योंकि रशिया आया तो अब ये अभी रशिया आया है तो उससे रिलेटेड जितनी हमने डील्स हुई हैं उस पर आप जरा नज़र अभी डाल लीजिए, स्पेशली डिफेंस डील्स पर, क्योंकि हम उनसे जो है SU-57 की बात हो रही है। ठीक है, तो SU-57 क्या है भाई? ये जेट है। ठीक है, हम जेट इंजन बना रहे हैं, कावेरी जेट इंजन बना रहे हैं। ठीक है, और हमको जेट्स की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है जेट्स की हमें? क्योंकि हम हमारे सैंक्शन है 42 स्क्वाड्रंस। एक स्क्वाड्रन होता है जिसमें एक तरीके से आप छोटी टीम समझ लीजिए, जैसे फौजियों की टीम होती है वैसे एक छोटी टीम होती है जिसमें 6 से लेके 12 तक, कई बार 24 भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं कितनी हमारे पास? 31, जिसमें से 2 अगले साल रिटायर करनी पड़ेंगी MiG-21 की, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं। तो बचेंगे कितने? 29। तो हमको तो अच्छा खासा गैप पूरा करना है। और अगर ट्विन वॉर हो गया, ट्विन वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ वॉर हो गया, तो हमको तो 42 कम पड़ेंगे। उस टाइम पे तो 50+ चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स। तो हम SU-57 की डील करना चाहेंगे, बट उससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री रही है इस पर भी आप नज़र डाल लें। और हम तेजस तो बना ही रहे हैं, तेजस में क्या कमी है भैया? तेजस जो है ट्विन जेट नहीं है, सिंगल जेट इंजन है, इसलिए ही नेवी राफेल यूज कर रही है। तो राफेल को भी आप यहीं पढ़ लें, राफेल। ठीक है, राफेल ट्विन जेट है, वो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है बजाय तेजस के। अब इसी से रिलेटेड हम एक और चीज़ आती है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस से पहले एक और दो और चीज़ें। ऑपरेशन सिंदूर भी आप, जो बेसिक ऑपरेशन सिंदूर में जितने हमने वेपन सिस्टम्स यूज़ किए थे, जैसे S-400, इनको अभी कवर करते चले। ठीक है, दीज आर योर करेंट ऑफ एंड इश्यूज दैट यू हैव टू कवर राइट नाउ। सो अब ब्रह्मोस पे आते हैं। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और मॉस्का नदी जो रशिया की है उससे मिला के शब्द बना है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक कॉरपोरेशन है जो इंडिया के DRDO और रशिया ने साथ में मिलकर बनाई है। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। इसी ने ये ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? जो मार्क 1 से ऊपर की स्पीड पर जाए। ये मार्क 2.5 या 2.8 पर जाती है। अब मार्क 1 ये क्या है भाई? तो मार्क 1 इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर जाएंगे वो सुपरसोनिक मिसाइल हो गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्रह्मोस 2.0 डेवलप कर रहे हैं जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। प्लीज बियर विद द बैकग्राउंड नॉइस, आई एम सॉरी। हाँ, तो ब्रह्मोस 2.0 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक वो मिसाइल होती है जो मार्क 5 से ज़्यादा स्पीड पर जाती हैं। ठीक है, और भाई वो फिक्शन है। वो टॉम क्रूज मार्क 10 पे हवाई जहाज उड़ा रहा है। अमेरिका के पास भी नहीं है ऐसा जहाज। चाइना को लगा था, उन्होंने स्पाई किया था, नहीं निकला। ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अभी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, SU-57, रशिया और की अभी जो डील्स हुई हैं, जो जो ऑपरेशन सिंदूर में वेपन सिस्टम यूज़ हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, फिर S-400, फिर हमारे जेट्स की तो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अच्छा, तेजस को HAL बनाता है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हमारे अभी एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह जी ने करी ही है। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज को आप देखते हुए चलेंगे और एक रजिस्टर टाइप बना लीजिए, इन चीज़ों को लिखते जाइए उधर।
ठीक है? और ये साइंस एंड टेक जब आप पढ़ेंगे तब इन्हीं को रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो स्पीडली रिवीजन आपका हो जाएगा। ऑलराइट, सो सी यू टुमारो, साइनिंग ऑफ, लर्न एवरी डे।